हाय गाइस, मैं हूँ आरजे सिड और आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 45। काशी शक्ति के सीने से लगी रही और शक्ति उसका सर सहलाता रहा। कुछ देर बाद काशी शक्ति से दूर हटी और कहा, शक्ति हम तुम्हें। काशी अपनी बात पूरी कर दी इससे पहले ही शक्ति ने उसके होंठों पर अपनी उंगलियां रखी और कहा, जो कुछ हुआ है उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ काशी। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अगले हफ्ते मुन्ना की सगाई है, तुम्हें उसके लिए तैयारियां करनी चाहिए। अरे हाँ, हम तो ये बात भूल ही गए थे। शक्ति, क्या तुम हमें घर तक छोड़ दोगे? काशी ने अपनी आंखों के किनारे साफ करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम बाहर चलकर गाड़ी में बैठो, हम थोड़ी देर में आते हैं। शक्ति ने काशी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा और फिर उसका सर चूम लिया। काशी को बाहर छोड़कर शक्ति अंदर चला गया। कुछ ज़रूरी काम करने के बाद शक्ति वापस बाहर आया और काशी को लेकर घर की ओर निकल गया। बनारस, मुरारी का घर। शिवम के समझाने पर मुरारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने दिल को मजबूत करके अनु के लिए वो डायमंड नेकलेस खरीद लिया। सुबह से मुरारी घर के गेट पर यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा था। गार्ड ने देखा तो कहा, मुरारी भैया, काहे इतना परेशान हो रहे हैं? कोनो आने वाला है का? है? नहीं, कौन आने वाला है? कोई नहीं, हम तो बस ऐसे ही टहल रहे थे। कहा है कि घर पर बैठे बैठे ससुरा पेट निकल आया है, मुरारी ने कहा। मुरारी की बात सुनकर गार्ड मुस्कुराने लगा। मुरारी ने घड़ी में देखा, सुबह के 7 बज रहे थे, लेकिन जिसका उसे इंतज़ार था वो अभी तक नहीं आया था। थक कर मुरारी खुद ही पैदल घर से निकल गया। अभी कुछ ही दूर चला होगा कि सामने से शोरूम का मालिक आता दिखाई दिया। मुरारी को आते देखकर उसने अपना स्कूटर रोका और कहा, अरे विधायक जी, आपने काहे तकलीफ़ की? हम बस आ ही रहे थे। ये सब छोड़ो, जे बताओ हमारा सामान लाए? मुरारी ने कहा। हाँ, जे लीजिए, पेमेंट तो आपने कल शाम में ही कर दिया था। आदमी ने बैग निकालकर मुरारी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मुरारी ने बैग लिया और वापस घर की ओर चला गया। घर आकर मुरारी सीधा अपने कमरे में चला आया। देखा अनु वहाँ नहीं है। बाथरूम का दरवाज़ा बंद देखकर मुरारी समझ गया अनु अंदर है और नहा रही है। मुरारी बैग लेकर ड्रेसिंग टेबल के पास आया और ड्रॉवर से डायरी निकालकर उसमें कुछ लिखने लगा। मुरारी ने एक कागज़ पर कुछ लिखा और फिर उसे सेट वाले डिब्बे में रख डिब्बे को ड्रेसिंग के पास रख दिया और कमरे से बाहर आते हुए कहा, बस महादेव, इस बार संभाल लो, अगली बार से जो रंगबाजी के चक्कर में ना पड़ेंगे हम। कमरे से बाहर निकलकर मुरारी हॉल में आया और कृष्णा को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे कृष्णा, अरे एक कप चाय पिला दो यार। हाँ भैया, लाते हैं, किचन में काम करते कृष्णा ने कहा। मुरारी ने देखा मुन्ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कृष्णा मुरारी के लिए चाय लेकर आया तो मुरारी ने कहा, जे मुन्ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं गया है क्या? मुन्ना बाबा तो सुबह जल्दी ही निकल गए। आप और भाभी सो रहे थे, इसीलिए उन्होंने हमसे कहा आपको बता दें। उन्होंने कहा है वो किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, 1-2 दिन में लौट आएंगे, कृष्णा ने कहा। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गवा उसको जो इतनी जल्दी में गया है? उसको इतनी भी समझ नहीं, अगले हफ्ते उसकी सगाई है, घर में इतने सारे काम हैं और जय महाराज को बाहर जाने की पड़ी है। मुरारी बड़बड़ाया और अपनी चाय पीने लगा। अनु नहाकर बाहर आई। साड़ी पहनने के बाद अनु ड्रेसिंग के पास आई और अपने बालों को खोलकर सुलझाने लगी। बालों को सुलझाते हुए अनु की नज़र वहाँ रखे डिब्बे पर गई। अनु ने कंघी को साइड में रखा और डिब्बे को उठाकर उसे खोल कर देखा। डिब्बे में रखा डायमंड सेट देखकर अनु की आंखें चमक उठी।
वो एकटक उसे देखती रही और फिर उसमें रखे कागज़ को उठाकर पढ़ने लगी। प्रिय मैगी, हम जानते हैं तुम हमसे बहुते नाराज हो, पर का करें, हमको तुम्हारी नाराज़गी में भी प्यार नजर आता है। तुम जानती हो हम बस रंगबाजी करते हैं, पर कभी अपनी हद पार नहीं किए हैं और करेंगे भी काहे। हमरे पास तुमरे जैसी अप्सरा जो है, और जे डायमंड का हार भी हमरी अप्सरा के लिए है, काहे कि बाकी सब तो तुम्हारे सामने फीकी है। अब हम चाहते हैं तुम हमका माफ़ी दे दियो, वरना हम गंगा मैया में कूद के अपनी जान दे देंगे। काहे कि हम तुमसे बहुते प्यार करते हैं और हमसे ना जे नाराज़गी अब बर्दाश्त नहीं होती है। तुम्हारी माफ़ी के इंतज़ार में तुम्हारे मुरारी मिश्रा। अनु ने कागज़ को पढ़ा और उसे मोड़कर ड्रॉवर में डाल दिया। मुरारी की माफ़ी का अनु पर असर पड़ा। उसने डिब्बे में रखा हार निकाला और उसे अपने गले में पहनने लगी, लेकिन हार का हुक उससे लग ही नहीं रहा था। घूमते घामते मुरारी वहाँ आ पहुँचा और कहा, लाओ हम कर देते हैं। अनु ने अपने हाथ नीचे कर लिए और मुरारी उस हार की कड़ी लगाने लगा। अनु के गले में वो हार बहुत ही प्यारा लग रहा था। अनु को शांत देखकर मुरारी समझ गया कि अनु ने उसे माफ़ कर दिया है। हार पहनाने के बाद मुरारी के हाथ ऑटोमेटिक अनु के कमर से जा लगे और मुरारी ने धीरे से कहा, कतई जहर लग रही हो मिश्राइन। अनु एकदम से मुरारी की तरफ पलटी और कहा, तुमको क्या लगता है मुरारी, ये नेकलेस देकर मैं पिघल जाऊंगी और वो सब भूल जाऊंगी? मैं सब भूल सकती हूँ, लेकिन उस उर्वशी को नहीं। उर्वशी? कौन उर्वशी? हम किसी उर्वशी को नहीं जानते। हमको बस तुमसे मतलब है। अब गुस्सा थूक दियो यार, और कितना सताओगी हमको। मुरारी ने अनु को मनाते हुए कहा। कहाँ थूके? अनु ने मुरारी को देखकर कहा, हमरे मुंह पर थूक दो, बस गुस्सा थूक दो देवी। अरे जे उम्र माँ भी इतना गुस्सा सही थोड़े ना है यार मैगी। मुरारी ने कहा। अनु मुरारी के थोड़ा पास आई और अपने होठों से उसके गालों को छूकर कहा, इस बार माफ़ कर रहे हैं मिश्रा जी। अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो तुम गंगा में कूदो या ना कूदो, मैं ज़रूर कूद जाऊंगी। जे का बोल रही हो? हम थोड़ी ना कूदने देंगे तुमको। अच्छा जे बताओ, जे हार कैसा लगा तुमको? मुरारी ने अनु को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा मुरारी चाहिए। अनु ने मुरारी के कुर्ते के बटन सही करते हुए कहा। तो फिर जे हार उर्वशी को दे दे? मुरारी ने कहा तो अनु हैरानी से मुरारी को देखने लगी और उसके सीने पर 2-3 मुक्का जड़ दिया। मुरारी हंस पड़ा और कहा, अरे अरे मजाक कर रहे हैं यार। मुरारी की बात सुनकर अनु उसके सीने से आ लगी और कहा, मजाक में भी मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती मुरारी। उम्र के साथ प्यार बढ़ता है सुना था, लेकिन उम्र के साथ हमारा प्यार मजबूत हुआ है, जो किसी उर्वशी के आने से तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। वहीं अनु को सीने से लगाए मुरारी ने मन ही मन कहा, महादेव ने बचा लिया आज। प्रताप से परमिशन मिलने के बाद राजन घर से बाहर निकल गया। आज उसे घर से बाइक भी मिल गई। बाइक लेकर राजन बनारस की कई गलियां नाप आया। राजन को सब नया लग रहा था और सब बहुत अच्छा भी लग रहा था। घूमते घामते राजन घाट चला आया। उसने बाइक साइड में लगाई और सीढ़ियों से नीचे उतरकर चला आया। आज मौसम काफ़ी अच्छा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और धूप बिल्कुल नहीं थी। बारिश होने की संभावना थी और ठंडी हवाएं मन को सुकून पहुंचा रही थी। राजन वही घाट पर घूमने लगा। उसी घाट की टपरी पर भूषण अपने कुछ आदमियों के साथ बैठा चाय पी रहा था। तभी उसके एक लड़के ने कहा, अरे भूषण भैया, हम सच कह रहे हैं,
हमने राजन भैया को उस शाम मुन्ना भैया के साथ देखा था। दोनों बहुत हंसकर बातें कर रहे थे। देख रमेशवा, मुन्ना है हमारा दुश्मन, वो राजन भैया के साथ काहे घूमेगा? भूषण ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। अरे भैया, ये बात हमको पता है, राजन भैया को थोड़े ना पता है। कहीं वंश मुन्ना ने फिर से उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? हम कह रहे हैं भैया, हमको अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है, बाद में न जाने का हो, रमेश ने कहा। रमेश की बात सुनकर भूषण सोच में पड़ गया। राजन का मुन्ना से मिलना ही अपने आप में बड़ी समस्या थी। ऐसे में उसके साथ घूमना मतलब ज़रूर कोई कांड होना तय था। भूषण को सोच में डूबा देखकर दूसरे लड़के ने कहा, भैया, वंश का गुस्सा तेज़ है, पर मुन्ना ऐसा नहीं है। बेवजह तो किसी जानवर को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। हमको नहीं लगता मुन्ना ऐसा कुछ सोचता होगा। का बात है बे, जे मुन्ना की बड़ी चापलूसी कर रहे हो? का दाना पानी का आजकल उधर लेने लगे हो? रमेश ने कहा तो लड़का झेप गया और कहा, नहीं भैया, हम तो बस। रमेशवा, छोड़ो जे सब। अगर तुम्हारी बात सच है तो फिर मुन्ना को काहे? हमको राजन भैया को समझाने की ज़रूरत है, भूषण ने कहा। अरे भैया, हम तो कहते हैं देर काहे करनी, ऊ रहे राजन भैया, जाकर समझा दीजिए। रमेश ने दूर घाट की सीढ़ियों पर बैठे राजन की ओर इशारा करके कहा। भूषण ने देखा राजन अकेले ही घाट की सीढ़ियों पर बैठा है, तो उसने चाय से भरा आधा कप साइड में रखा और दीवार से उतरकर राजन की तरफ बढ़ गया। भूषण राजन के पास आया और कहा, राजन भैया। राजन ने भूषण को वहाँ देखा तो मुस्कुराया और उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजन को पहले जैसा मुस्कुराते देखकर भूषण को अच्छा लगा। उसने कहा, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आप यहाँ मिले। हम ठीक हैं, तुम बताओ। उस रात हमें घाट पर अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? वो तो अच्छा है, वहाँ हमें वो लड़का मिल गया और हमें सही सलामत घर पहुँचा दिया, वरना हम तो यहीं रह जाते। राजन ने थोड़ा नाराज़ होते हुए कहा, अरे भैया, वो हम किसी ज़रूरी काम से। अच्छा, हम माफ़ी चाहते हैं, माफ़ कर दो हमें, भूषण ने कहा। अरे कोई बात नहीं। वैसे वो लड़का का नाम था उसका? हाँ, मुन्ना। उसने हमारी बहुत मदद की थी, बहुत ही अच्छा लड़का है। यहाँ भी हम उसी से मिलने आए थे, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। राजन ने इधर उधर देखते हुए कहा, आप मुन्ना से ना मिलो भैया, भूषण ने गंभीरता से कहा। काहे ना मिले? राजन ने हैरानी से पूछा। क्योंकि हम कह रहे हैं, मुन्ना अच्छा नहीं है भैया, वो बस आपका फ़ायदा उठा रहा है। आप उससे दूर रहो। वैसे भी मुन्ना हमारा दुश्मन है, जिस दिन मौका मिला ना, साले को निपटा देंगे, भूषण ने गुस्से से कहा। भूषण का इतना कहना था कि राजन ने आगे बढ़कर उसकी कॉलर पकड़ ली और कहा, जे का अनशन पकड़े हो बे? मुन्ना हमारा दोस्त है, उसके बारे में एक भी गलत लफ्ज़ कहा तो साले ज़बान खींच लेंगे तुम्हारी। मुन्ना को मारोगे? इतनी हिम्मत तुम्हारी? उसको हाथ भी लगाया ना तो साला हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा। भूषण ने सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। भूषण के लड़के ने राजन और भूषण को उलझते देखा तो दौड़कर उनके पास आए और दोनों को अलग किया। राजन ने भूषण को मुन्ना से दूर रहने को कहा और वहाँ से चला गया। भूषण और उसके आदमी ये उल्टी गंगा बहते देखकर हैरान और परेशान दोनों थे। मुंबई, वंश का फ्लैट। हॉल में सोफे पर वंश सोया हुआ था और सामने सिंगल सोफे पर बैठी निशी भी सो रही थी। वंश रात भर निशी को अपने और मुन्ना के किस्से सुनाता रहा
और वहीं बातें करते करते दोनों सो गए। दोनों बेफिक्र सो रहे थे, तभी डोर बेल बजी। वंश तो गहरी नींद में था, लेकिन निशी की आंख खुल गई। उसने खुद को वंश के फ्लैट पर पाया तो पहले थोड़ा हैरान हुई और फिर उसे याद आया कि वो कल शाम से ही वंश के साथ थी। निशी ने दरवाज़ा खोला और सामने खड़े शख्स को देखा तो उसके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकली। वो हक्की बक्की सी सामने खड़े मुन्ना को देखती रही। मुन्ना ने निशी को सुबह सुबह वंश के फ्लैट पर देखा तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। दोनों दरवाजे पर खड़े बस एक दूसरे को देखते रहे। मुन्ना ने देखा निशी ना खुद दरवाजे से हट रही है, ना उसे अंदर आने दे रही है। आखिरकार मुन्ना ने ही कहा, क्या हम अंदर आ जाएं? मुन्ना की आवाज़ से निशी की तंद्रा टूटी। उसने जल्दी से साइड होते हुए कहा, हाँ हाँ प्लीज़ कम। शुक्रिया, मुन्ना ने कहा और अंदर चला आया। हॉल में आकर मुन्ना ने देखा वंश सोफे पर सो रहा है और निशी शर्माई सकुचाई सी एक तरफ खड़ी कभी मुन्ना को देखती तो कभी मन ही मन खुद को कोसती कि वो यहाँ रुकी ही क्यों। मुन्ना खामोश खड़ा वंश को देखता रहा। निशी ने देखा तो वंश के पास आई और उसे उठाते हुए कहा, वंश वंश उठो, वंश उठो, देखो मुन्ना भैया आए हैं, वंश उठो। एक गिलास पानी मिलेगा, इसे हम उठा देते हैं। मुन्ना ने कहा, हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। निशी ने कहा और किचन की तरफ चली गई। मुन्ना सोफे के पास आया। उसने अपनी पीठ से बैग उतारकर साइड में रखा और वंश के पास बैठकर कहा, वंश बेटा उठ जाओ, देखो तुमसे मिलने हम आए हैं। निशी के उठाने से वंश नहीं उठा, लेकिन जैसे ही मुन्ना की आवाज़ उसके कानों में पड़ी उसने अपनी आंखें खोली और जब मुन्ना को अपने सामने देखा तो उठकर मुन्ना के गले लग गया। मुन्ना को वहाँ देखकर वंश को इतनी खुशी हुई कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। बस उसकी खुशी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। मुन्ना ने वंश की पीठ सहलाते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? वंश मुन्ना से दूर हटा और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, मुन्ना मुन्ना मुन्ना, मैं बता नहीं सकता तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितना खुश हूँ। यू नो व्हाट मुन्ना, मैं कल से तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और चाह रहा था तुम मेरे पास होते, लेकिन मैं तुम्हें किस मुंह से कहता और बात करता। मैंने बेवजह तुम पर गुस्सा किया और नाराज़ हो गया और फिर ये फ़ोन ये भी बंद हो गया, इसीलिए मेरी किसी से बात नहीं हो पाई। पर अब तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम घर जैसे फीलिंग आ रही है। थैंक यू मुन्ना, हमने तुम्हें माफ़ किया। मुन्ना ने मुस्कुराकर कहा, पानी? निशी ने पानी का ग्लास मुन्ना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, शुक्रिया। मुन्ना ने ग्लास लिया और पानी पीकर साइड में रख दिया। वंश ने निशी को देखा और खुश होकर सोफे से उठते हुए कहा, निशी देखो मुन्ना आया है। कल शाम हम मुन्ना के बारे में बात कर रहे थे, उसे मिस कर रहे थे और देखो आज वो आ गया। वंश की बात सुनकर निशी ने देखा मुन्ना उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। निशी तो बस यही सोच रही थी कि उसे और वंश को फ्लैट में साथ देखकर मुन्ना क्या सोच रहा होगा। बड़ी माँ ने बताया तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या हुआ है तुम्हें? मुन्ना ने पूछा। वंश एक बार फिर सोफे पर आ बैठा और मुन्ना को बताने लगा कैसे मुंबई आने के बाद उसने क्या क्या झेला। बस उसने निशी से हुए झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताया। मुन्ना और वंश को बातें करते देखकर निशी ने कहा, मुन्ना भैया आप कुछ लेंगे, चाय या कॉफ़ी? हम एक कप चाय लेंगे, मुन्ना ने निशी की तरफ देखकर कहा और फिर वंश से बातें करने लगा। निशी किचन में चली गई।
निशी के जाते ही मुन्ना ने वंश के करीब जाकर धीमे स्वर में पूछा, निशी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? सुबह? ये तो कल शाम से यही है। वंश ने कहा। कल शाम से? मतलब रात भर ये तुम्हारे साथ थी? इसका मतलब समझते हो ना तुम? मुन्ना ने वंश की तरफ देख कर कहा तो वंश हैरानी से उसे देखने लगा और एकदम से कहा, मुन्ना ये क्या कह रहा है तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, निशी बस मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ रुक गई। हाँ, आजकल कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखा जा रहा है। मुन्ना ने अपनी भौहें चढ़ा कर कहा। कसम से मुन्ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे पता है ना मैं कितना शरीफ लड़का हूँ। वंश ने अपनी टी शर्ट की कॉलर सही करते हुए कहा। मुन्ना ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश बैठा हॉल में पड़े सामान को देखने लगा। निशी दोनों के लिए चाय ले आई। मुन्ना ने देखा तो कहा, तुमने अपने लिए क्यों नहीं बनाई? मुझे आई थिंक अब घर जाना चाहिए। मॉम डैड इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है वंश, मैं चलती हूँ, निशी ने कहा और जैसे ही जाने लगी मुन्ना ने कहा, ठहरो। निशी रुकी और भगवान को याद करके वापस पलट गई। मुन्ना ने निशी को बैठने का इशारा किया तो निशी चुपचाप आकर वहाँ बैठ गई। मुन्ना ने एक नज़र निशी को देखा और फिर वंश को देखकर कहा, तुम दोनों के बीच जो गलतफहमी थी वो दूर हुई? हाँ मुन्ना, वो तो कब का सॉर्ट आउट हो चुका। अब तो हम दोनों अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं, है ना निशी? वंश ने एकदम से निशी की तरफ देख कर कहा। निशी को नहीं पता था वंश क्या बोलने वाला है, इसीलिए पहले उसने ना में गर्दन हिलाई और फिर हाँ में, और जब मुन्ना को अपनी ओर देखते पाया तो गर्दन झुका ली। मुन्ना ने अपनी चाय ख़त्म की और कप रखकर उठते हुए कहा, चाय अच्छी थी, अब हम चलते हैं। वंश ने सुना तो उठा और चौंकते हुए कहा, हे मुन्ना, तुम क्या यहाँ सिर्फ चाय पीने आए थे? नहीं, हम तुमसे मिलने आए थे। तुमसे मिल लिया, तुम्हें देख लिया, तुम ठीक हो, अब हम वापस जा रहे हैं। मुन्ना ने सहजता से कहा। ये क्या? मुझे लगा तुम कुछ दिन मेरे साथ यहीं रहोगे मुंबई में, पर तुम तो इतनी जल्दी जा रहे हो। वंश ने उदास होकर कहा। माफ़ करना वंश, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। अगले हफ्ते सब इंदौर जा रहे हैं सगाई के लिए। सब तैयारियां बाकी है और हमने घर पर भी किसी को नहीं बताया हम यहाँ हैं। मुन्ना ने कहा। व्हाट? एक हफ्ते बाद सगाई है और तुम यहाँ चले आए, इतनी दूर, वो भी सिर्फ मुझसे मिलने? तुम सच में पागल हो मुन्ना। इस वक्त गौरी तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझसे मिलने के बजाय तुम उससे मिलते तो ज़्यादा अच्छा लगता। कहते हुए वंश निशी की तरफ चला गया। कुछ दूर खड़े मुन्ना ने वंश को देखा और उसके पास आकर कहा, हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत तुम्हारी है वंश। गौरी का क्या है, उसके साथ तो हमें ज़िंदगी भर रहना है। वंश ने देखा मुन्ना आज भी उससे उतना ही प्यार करता है तो वो खुद को रोक नहीं पाया और मुन्ना के गले लगते हुए कहा, बस कर, अब रुलाएगा क्या? मुन्ना ने भी वंश को गले लगा लिया। दोनों भाइयों को गले लगे देखकर निशी जैसे ही जाने लगी, वंश ने उसकी कलाई थामकर उसे जाने से रोक लिया। निशी ने पलटकर देखा, वंश का मुंह अभी भी दूसरी तरफ था, लेकिन जो एहसास उसके दिल में निशी के लिए थे उन्हें निशी बिना कहे भी महसूस कर रही थी। ये कहानी जारी है दोस्तों, लेकिन कहानी से जुड़े कुछ सवाल हैं जिन्हें मैं आज पीछे छोड़कर जा रही हूँ। क्या काशी और शक्ति के बीच रहेगी पहली सी मोहब्बत, या दोनों हो जाएंगे गलत फहमी का शिकार? क्या मुरारी से फिर टकराएगी उर्वशी, या मुरारी छोड़ देगा अपनी रंगबाजी? क्या रंग लाएगी मुन्ना और राजन की दोस्ती?
या बदल देगी दुश्मनी का इतिहास? क्या निशी को होने लगा है वंश से प्यार? वंश से मिलना है मुन्ना के मुंबई आने की वजह, या फिर होने वाला है कोई नया कांड? क्या वंश बनेगा हीरो या रह जाएगा उसका ये सपना अधूरा? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मैं तेरी हीर सीज़न 4 में। तो मिलते हैं जल्द ही मैं तेरी हीर सीज़न 4 के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार और साथ यूं ही बनाए रखें। बाय बाय। एंड गाइस, इस आर्च सेट को बर्दाश्त करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। अलविदा।